वफाकी काबीना में नए वज़रा शामिल कर लिए गए हैं। वफाकी काबीना का हिस्सा बनने वाले वज़रा में हनीफ अब्बासी, मोइन वट्टू, मुस्तफ़ा कमाल, सरदार यूसुफ, औरंगज़ेब खिची, राना मुबशिर इकबाल, रज़ा हयात हैराज, तारिक फजल चौधरी, शिजा फातिमा, जुनेद अनवर चौधरी, खालिद मगसी और इमरान अहमद शाह वफाकी वज़रा में शामिल हैं। जबकि वज़रा मुमलिकत में भी तकरीबन 11 वज़रा को शामिल किया गया है, जिसमें बैरिस्टर अकील मलिक रशीद, अरमगान सुबहानी, खेलदास तलाल चौधरी, अब्दुर्रहमान कांजू, बिलाल अजहर कयानी, डॉक्टर मुख्तार बर्थ, शजरा मनसब, ओन चौधरी और वजीहा कमर वज़ीर मुमलिकत का आज हल्फ उठा चुकी हैं। जबकि मुशीर में मोहम्मद अली, तौकीर शाह और परवेज़ खटक भी शामिल है। वज़रा के कलमदान का ऐलान जो है वो फिर बाद में होगा। बुखारी साहब, अब इतने नए चेहरे एक साल बाद देखने को मिले हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस तब्दीली को? देखिए, ये तब्दीली नहीं है, इसको आप नाम दे सकते हैं कि ज़रूरत के तहत ऐसा किया गया है। असल में ये वजारतें जो हैं वो वज़ीर आज़म साहब ने होल्ड करके रखी हुई थी, क्योंकि ख्याल ये था कि पीपल्स पार्टी एज ए इत्तेहादी पार्टी जब शामिल हो जाएगी हुकूमत के अंदर बाकायदा, तो ये पीपल्स पार्टी के वज़रा ये हल्फ उठाएंगे। ठीक है, लेकिन बावजूद कह लीजिए या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके तहत पीपल्स पार्टी ने भी फैसला किया है कि वो इस हुकूमत का इस तरह से हिस्सा नहीं बनेगी। हालांकि ये हुकूमत कायम इसीलिए है कि पीपल्स पार्टी ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ है इनको, ठीक है। तो एक तो चूंकि एक साल गुजर गया है और अब हुकूमत की परफॉर्मेंस इफेक्ट हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि अब पीपल्स पार्टी ने तो आना नहीं है, तो इसलिए इस वक्त इनको वज़रा को इंडक्ट कर दिया जाए। एक बात, लेकिन इसके अंदर भी एक कंट्राडिक्शन मौजूद है और जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो आप वजारतें जम कर रहे हैं एक दूसरे में, महकमे और डिवीजनें ख़त्म कर रहे हैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से या IMF के प्रेशर के नीचे, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी तादाद में आप वज़रा जो हैं वज़रा मुमलिकत और बशीर इंडक्ट कर रहे हैं। आई डोंट ग्रज इट, अगर ये हुकूमत के अमूर चलाने के लिए ज़रूरी हैं तो होने चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक कंट्राडिक्शन मुझे इसमें दिखाई दी, तो मैंने इसका जिक्र कर दिया। पीपल्स पार्टी जो है वो इज प्लेइंग स्मार्ट। अच्छा, क्योंकि चैलेंजेस बहुत गंभीर थे, सियासी सूरत हाल बहुत गंभीर थी, मुआशी सूरत हाल उससे ज़्यादा बदतर थी। अगर आपको याद हो, हुकूमत की इंडक्शन के वक्त सबसे बड़ा था डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं जी। हम बल्कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ PTI के जो रहनुमा हैं उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट हो गया है, बस सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। तो पीपल्स पार्टी भी सियानी थी, उनका ख्याल ये था कि इस वक्त अगर हमने लिया तो ये सारा बोझ हमें खुद उठाना पड़े, भी मिल के उठाना पड़ेगा। लिहाजा एक बात तो है कि आपको क्रेडिट देना होगा मुस्लिम लीग नून को कि उन्होंने सारा ब्रंट खुद बर्दाश्त किया, सारा बोझ अकेले उठाया, अब भी अकेले उठा रही है और अभी भी अकेले उठा रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर इन वज़रा की इंडक्शन के बाद परफॉर्मेंस बेहतर होती है, हालात ठीक हो जाते हैं, इकॉनमी संभल जाती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो कोई बाइद नहीं है कि 6 महीने बाद, साल बाद पीपल्स पार्टी फिर से हुकूमत में शामिल हो जाए। ये पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते आप। अच्छा, ठीक। अभी तक जो रेजिस्टेंस है वो है बिलावल की वजह से। अगर आपको याद हो, PDM हुकूमत का मॉडल ज़रा सामने लेके आते हैं, जिसमें बिलावल जो है वज़ीर ख़ारजा थे, और वज़ीर ख़ारजा 16 महीने रहने के बाद उन्होंने एक बयान दिया था कि जी मेरा इस हुकूमत की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ए गवर्नमेंट एंड यू से कि जी मेरा जिम्मेदारी नहीं है। एनीवे, लेकिन इसके नतीजे में, इस अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के नतीजे में जो सियासी फ़ायदे और जो सियासी ओहदे हासिल किए जा सकते थे वो पीपल्स पार्टी ने किए हैं। सबसे पहली बात यह कि सदर आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, फिर आपने देखा चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी के इलेक्ट हुए, फिर आपने देखा एक सूबे के अंदर वज़ारत आला जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है। इसी तरीके से जो और दीगर शोबे हैं वो सेनेट है, उसके अलावा सूबाई हुकूमतें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो इस्तिफादा तो हासिल कर लिया, लेकिन जैसा मैंने कहा वो ब्रंट बर्दाश्त करने के लिए इस वक्त पीपल्स पार्टी ने नून लीग का साथ ना देने का फैसला किया है। अब देखते हैं कब तक ये चलती है। दूसरी बात जी आप बताइए। अच्छा बुखारी साहब, जिस तरह से अब डोलती हुई मईशत है, सियासी इस्तेहकाम उस तरह से नहीं है, आपको नहीं लगता कि नून लीग को ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस है, अब नून लीग पर सारे का सारा बोझ नून लीग पे आ जाता है, तो क्या लगता है बेहतर परफॉर्म कर पाएगी नून लीग? देखिए, पहली बात तो ये है कि दे हैव बीन थ्रू द वर्स्ट। जो इंतहाई संगीन हालात थे उनसे वो निकल चुके हैं। IMF उनके साथ कोऑपरेट कर रही है,
उनको पहले भी पैकेज दी है, एक नई पैकेज के लिए फिर इस वक्त डेलीगेशन पाकिस्तान में था। मेरा ख्याल है आज शायद उनका आखिरी दिन था या कल शायद चले गए वो। वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा कर्जा जो है वो रिलीज़ कर दिया है, पैसे मिल गए हैं। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल आइसोलेशन का शिकार थी पाकिस्तान के, या पाकिस्तान जो आइसोलेशन का शिकार था, उससे हम बाहर निकले हैं। आज भी वली अहद यूएई के जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है। अच्छा। बेपनाह एमओयूज़ के ऊपर दस्तखत हुए हैं। सऊदी अरब की तरफ से किस किस हाई लेवल के डेलीगेशन आए थे, आपको याद है, वो बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो रिकोडिक है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी की बात हो रही है। इसी तरीके से हमारी रशिया के साथ कुर्बत जो है वो बड़ी है। सी पैक जो है वो दोबारा रीएक्टिवेट हो गया है। तो अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस देखें तो वो बुरी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक टीम में अगर इजाफा हो जाएगा तो ये परफॉर्मेंस और बेहतरी की तरफ जाएगी। कोई मुझे इसके बारे में शक व शुबा नहीं है। देखिए, जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मिसाल के तौर पर जो ताजरों का रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, वो चूँकि AFIC बन गई हुई है और उसमें पाकिस्तान के हर आइनी अदायरे को उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब समझ रही है मेरा मतलब क्या है। तो उसका फ़ायदा हुआ है। उसका एक फौरी फ़ायदा मैं आपको ये बताऊँ कि पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने तारीख़ के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वो 1,16,000 कब का क्रॉस कर चुकी हुई है, जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। मीनिंग देयर बाई कि जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है हम उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो अचीव कर ली है हमने, लेकिन आई थिंक द पाथ इज़ क्लियर टू अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। बुखारी साहब, नो डाउट मुआशी इशारे जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी नहीं बनना चाहती फैसलों का हिस्सा, और जिस तरह से इतना बड़ा एडिशन हुआ है कैबिनेट में। बुखारी साहब, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुआशी इशारियों के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब सियासी इस्तेहकाम भी आता है या नहीं आता। मैं ब्रेक से पहले आपसे बात भी करी थी, इकॉनमिस्ट इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो शाया हुई है उसमें जो हमारे पाकिस्तान जमहूरियत की दर्जाबंदी है वो नीचे आई है 2023 की निस्बत 2024 में। तो बुखारी साहब, अब आपको क्या लग रहा है, आपने भी बात भी की कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन किस तरह से आएगी, अमली तौर पर किस तरह से क्या करेगी नून लीग स्टेबिलिटी लाने के लिए? देखिए, जो आपने इशारिया मुझे समझाने की कोशिश की है, इसके साथ मैं आपको 11 इशारिये से 2.84 आ गया। मैं आपको 11 इशारिये बता सकता हूँ जिससे ये पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कर गई है। आप ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, मैं जमहूरियत की दर्जाबंदी की बात कर रही हूं। जमहूरियत की दर्जाबंदी उसी के साथ होती है ना। वैसे तो अदलिया की भी दर्जाबंदी है वगैरह वगैरह, उसके ऊपर बात करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक आम आदमी से अगर आप पूछें, वो शायद उतना बेनिफिट उसको नहीं मिला है जो वो डिज़र्व करता है, जो उसको मिलना चाहिए था। लेकिन ये कहना कि हुकूमत नाकाम होगी, मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी आंखें भी खुली हैं, मेरे दिमाग में इतनी सकत भी है कि मैं देख सकूं कि क्या ये हुकूमत बेहतर सिमत में जा रही है कि नहीं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बेहतर सिमत में जा रही है। आप भी ऑफ एयर जब हम होते हैं तो पार्शली इस बात से एग्री करती हैं कि नहीं, परफॉर्मेंस के एतबार से हुकूमत बेहतर है। बिल्कुल जी, परफॉर्मेंस के एतबार से हुकूमत जो है वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है। अब जो नए वज़रा कैबिनेट में शामिल किए गए हैं, इसके बाद क्या तब्दीली रोनुमा होती है, ये देखना बाकी है।